पिछले 2 डेकेड्स यानी 20 सालों में दुनिया के देशों में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इन ट्रांसफॉर्मेशंस के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं हर कंट्री के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया। दुनिया का हर एक देश अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। इसके लिए दुनिया के देश बहुत तरह के संगठन बना रहे हैं, जैसे सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एशियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ब्रिक्स जो कि 5 डेवलपिंग देशों का ग्रुप है जिसमें आते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन जिसमें यूरोप के कंट्रीज़ हैं, G8, G20 इत्यादि। बहुत से देश ये भी देखते हैं कि उनके पड़ोसी देश कौन सी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस कंपेयर कर सकें अपने पड़ोसी देशों के साथ। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों से कम्पीट करना पड़ता है, और हमारे पड़ोसी देश कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी सिमिलर रही है। तीनों देशों ने एक ही समय पर इकोनॉमिकली डेवलप करना स्टार्ट किया था। इंडिया और पाकिस्तान को 1947 में आज़ादी मिली थी, जबकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1949 में हुई थी। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम पर बोला था कि भले ही इंडिया और चाइना के काम करने के तरीके में डिफरेंस है, बट इंडिया और चाइना में जो नए और रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं उससे पूरे एशिया को फ़ायदा होगा। इंडिया ने अपना पहला 5 ईयर प्लान 1951 में लागू किया था, पाकिस्तान ने 1956 में और चाइना ने 1953 में। 2018 के बाद से पाकिस्तान में 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है और चाइना में 14th 5 ईयर प्लान। मार्च 2017 तक इंडिया में 5 ईयर प्लान फॉलो किए जाते थे, पर उसके बाद इंडिया ने नीति आयोग का गठन किया जो कि 3 ईयर्स, 7 ईयर्स और 15 ईयर्स के स्ट्रैटेजीज़ बनाती है। इंडिया और पाकिस्तान ने पब्लिक सेक्टर को ग्रो करने पर ज़्यादा फोकस किया और सोशल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। 1980s तक इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में सिमिलर ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम था। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्टर थे इकोनॉमी के, जितने भी एंटरप्राइजेज और ज़मीन थे, सब गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिए थे। 1958 में चाइना में एक कैंपेन स्टार्ट हुआ जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इस कैंपेन का एम था चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना। गवर्नमेंट ने लोगों को प्रोत्साहन दिया अपने घर में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। रूरल एरियाज़ में कम्यून सिस्टम स्टार्ट किए गए। कम्यून सिस्टम में लोग मिलकर खेती करते थे। 1958 में 26,000 कम्यून्स थे जिसके अंडर चाइना के सारे किसान आते थे। बट ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन को भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। चाइना में सूखा पड़ा जिसके कारण लगभग 30 मिलियन यानी 3 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। रशिया ने चाइना में प्रोफेशनल भेजे थे जो कि चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प कर रहे थे, बट चाइना और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके कारण रशिया ने अपने सारे प्रोफेशनल वापस बुला लिए। 1965 में चाइना के लीडर माओ ने ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन अनाउंस किया जो कि 1966 से 1976 तक चला। इसके अंडर स्टूडेंट्स को रूरल एरियाज़ में भेजा गया काम करने के लिए और सीखने के लिए। 1978 में चाइना ने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए उसके कारण चाइना ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया। रिफॉर्म्स के स्टार्टिंग फेज़ में चाइना ने एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। एग्रीकल्चर सेक्टर में कम्यून लैंड्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया और गांव में रह रहे परिवारों को दे दिया गया ताकि वो उन ज़मीन पर काम करें और जो भी इनकम हो वो अपने पास रखें गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद। रिफॉर्म्स के लेटर फेज़ में इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ पर फोकस किया गया। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स और एंटरप्राइजेस जितने लोकल लोग कंट्रोल करते थे उन्हें भी अलाउ किया गया कि वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकें। इंडिया में जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वैसे ही चाइना में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। रिफॉर्म्स के कारण स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज को प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज से कम्पीट करना पड़ा। प्राइजेज़ को 2 तरीक़ों से फिक्स किया गया। पहला, गवर्नमेंट ने क्वांटिटी और प्राइस फिक्स कर दिए। किसानों और इंडस्ट्रियलिस्ट को फिक्स्ड क्वांटिटी एक फिक्स्ड प्राइस में खरीदनी और बेचनी थी और बाकी बची क्वांटिटी को मार्केट प्राइस पर खरीदना और बेचना था। टाइम के साथ साथ गुड्स की प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ और मार्केट में खरीदने और बेचने के लिए गुड्स की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हुई। चाइना में फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सकें उसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इंडिया से सिमिलर हैं।
पाकिस्तान भी मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था फॉलो करता है, जिसमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज दोनों मिलकर काम करती हैं। लेट 1950s और 1960s में पाकिस्तान ने पॉलिसीज़ बनाई जिसमें कि टैरिफ्स की हेल्प से कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट किया गया और डोमेस्टिक गुड्स को फॉरेन गुड्स के कंपटीशन से बचाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी सरकारी निवेश इंक्रीज़ हुआ, जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में आउटपुट इंक्रीज़ हुआ। 1970s में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन हुआ। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिससे कि दूसरे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्विंग मशीन जिससे कपड़े बनाए जा सकते हैं। लेट 1970s और 1980s में पाकिस्तान ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान को वेस्टर्न कंट्रीज़ से भी फाइनेंशियल हेल्प मिली और जो पाकिस्तान के लोग मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में काम करने जाते थे वो भी पैसे वापस भेजते थे पाकिस्तान में। इससे पाकिस्तान को इकोनॉमिकली ग्रो होने में हेल्प हुई। इन सब पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान में ऐसा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बना जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनुकूल था। 1988 में पाकिस्तान में रिफॉर्म स्टार्ट किए गए।